The British R-101 crashed in the northern France soon after beginning its very first journey to Karachi, and nearly all on board were killed. ब्रिटिश R-101 जो था वो तबाह हो गया था नॉर्थर्न फ्रांस में बिल्कुल शुरुआत के दिनों में, जब जो है इसकी जर्नी कराची तक, मतलब इसका सफ़र कराची तक भी होता था. After these disasters, both Britain and all the United States abandoned the idea of using airships for passenger services. उसके बाद इतने हादसात के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने और ब्रिटेन ने पाबंदी लगा दी एयरशिप्स पे कि वो पैसेंजर सर्विसेज के लिए बेहतर नहीं है, तो इसलिए उसकी यूज़ करने पे पाबंदी लगा दी. जर्मनी appeared to be more successful इन कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑपरेटिंग दैम. जर्मनी सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सक्सेसफुल था इनको बनाने में और एयरशिप्स को ऑपरेट करने में. बट इन 1937 द ग्रेट हिंडनबर्ग caught fire and exploded when landing at Lakehurst. This spectacular tragedy caused even Germany to give up using airship for passenger transport. जर्मनी सबसे बेस्ट रहा अपनी एयरशिप्स में, लेकिन एक वाक़या ऐसा पेश आया कि वो भी तबाह हो गया. आग लग गई थी, उसकी वजह से वो तबाह हो गया पूरा. और इस ट्रेजेडी के बाद जर्मनी ने भी हार मान ली, हथियार डाल दिए और एयरशिप के जो यूज़ था पैसेंजर के लिए उसको थोड़ा ख़तरनाक कह दिया. और इस वजह से फिर उसका यूसेज पहले यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बाद जर्मनी में और लास्ट में फ्रांस में, जिसको सबसे ज़्यादा कमांड थी, वहाँ पर भी पैसेंजर के लिए ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई. Airships were given up all the more readily because the aeroplane had been steadily improving in efficiency. The increased use of metals in their construction gave them greater strength for less weight and enabled more fuel and greater payloads to be carried. अब एयरशिप्स जब सब ने हार मान ली थी और एयरशिप्स एक तरह से बंद हो चुकी थी, तो एरोप्लेन पे वर्क हुआ और एरोप्लेन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया मेटल यूज़ करके, मतलब उसकी बॉडी पे मेटल यूज़ किया गया, तो उसकी कंस्ट्रक्शन की गई, जिसकी वजह से उसका जो वेट था वो भी कम था और ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा चीज़ों को कैरी कर सकता था. The substitution of light metals for wood and fabric also enabled machines to be built with smoother outlines so that they flew faster and with less waste of power. अब अगर हम लाइट मेटल्स को जो है वो यूज़ करें और इसके अलावा फैब्रिक जो है उसको भी मशीन्स को, तो इससे क्या होगा कि एरोप्लेन जो है वो फ़ास्ट मूव कर सकता है और इसमें पावर भी कम वेस्ट होगी. इंजन्स इम्प्रूव्ड इन पावर एंड रिलायबिलिटी. इंजन्स जो हैं बस उनको इम्प्रूव होना चाहिए पावर में. बाय 1939 व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड. अब 1939 की बात की जा रही है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब दूसरी जंग जो है वो शुरू हुई. देयर वर रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज ऑल ओवर यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. अब यहाँ पर जो है वो रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज स्टार्ट हुई यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में. देयर वर सर्विसेज अक्रॉस द साउथ अटलांटिक. यहाँ पर इवन सर्विसेज की जा रही थी साउथ अटलांटिक में. एंड सर्विसेज अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक वर जस्ट बिगनिंग. और अगर हम बात करें नॉर्थ अटलांटिक की, तो वहाँ पर जो है वो जस्ट सर्विसेज स्टार्ट हुई थी, मतलब बिगनिंग हुई थी उनकी. During the 6 years of the Second World War, 2 inventions were developed which were to transform civil aviation. अब 6 साल के दौरान, जो कि दूसरी जंग चल रही थी, उसमें 6 साल के दौरान 2 इन्वेंशंस जो हैं वो डेवलप हुई. फर्स्ट वाज रडार. सबसे पहली जो थी वो रडार थी. रडार एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिग्नल्स को डिटेक्ट करती है, मतलब पोजीशन को बताती है. अगर आसपास कोई भी ऐसा
दुश्मन का कोई जहाज़ होता है तो उसकी पोजीशन को बताती है। तो रडार का फंक्शन ये था। तो पहली इन्वेंशन ये थी। द सेकंड वाज द जेट इंजन, और दूसरी जो थी वो जेट इंजन थी। व्हेन पीस केम इन 1945, और जब अमन सुकून हो गया 1945 में, piston engine aeroplanes had reached a high level of efficiency and reliability। फिर एक पिस्टन इंजन एरोप्लेन जो थे उनको उनकी बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी थी। एयरलाइनर्स वर सून ब्रॉड इनटू द सर्विस विच कुड फ्लाई अप टू 6400 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप एट स्पीड ऑफ अप टू अबाउट 480 किलोमीटर्स एन आवर। और एयरलाइनर्स जो थे वो इसको बहुत जल्द सर्विसेज में यूज़ करने वाले थे, जो कि फ़्लाई कर सकता है 64 किलोमीटर्स हाई नॉन स्टॉप, और उसकी स्पीड इतनी हो कि तकरीबन 480 किलोमीटर्स एक घंटे में डिस्टेंस कवर कर सके। द एयर रोड्स ऑफ द वर्ल्ड वर सून रीओपन एंड वर फार बिजियर दैन एवर दे हैड बीन बिफोर द वॉर। तो इससे एक नई उम्मीद पैदा हो गई कि जो एयर रोड्स हैं, मतलब हवाई रास्ते जो हैं दुनिया के, वो दोबारा से रीओपन हो सकते हैं, दोबारा खुल सकते हैं और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो सकते हैं। इससे पहले कभी नहीं हुए, जो मतलब वॉर से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज हो सकती हैं इस एरोप्लेन की। थैंक्स टू रडार, एयरक्राफ्ट could be guided very accurately and air services could be safely maintained in weather, which would have made commercial flying unthinkable in 1939। अब शुक्रगुज़ार हैं रडार के और एयरक्राफ्ट के, जिसकी वजह से हमें एक एक्यूरेट एयर सर्विस मिली। इसी की वजह से आइडिया मिला कि एक्यूरेट एयर सर्विस भी हम इन्वेंट कर सकते हैं। 1939 तक, जो कि बहुत ज़्यादा एक बड़ी इन्वेंशन हुई। एयर ट्रैवल वाज रिलायबल, रीजनेबल, केम पॉपुलर, द मॉडर्न एयर एज हैड बिगन। अब यहाँ पर एयर ट्रैवल जो कि बहुत सेफ़ भी था और बहुत ज़्यादा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह इंसान सफ़र भी कर सकता था, और ये मॉडर्न एरा यहाँ पर शुरू हो गया। However, we have seen great development since that post-war period, and further great developments lie not far ahead। अब हमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स नज़र आ रही थी, बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स वॉर के बाद। During the Second World War, the jet engine had immensely increased the speed of military aircraft। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, दूसरी जंग के दौरान, जो जेट इंजन थे उनको इंक्रीज़ कर दिया गया था, उनकी स्पीड को, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया था। इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द जेट इंजन वाज अप्लाइड टू सिविल एयरक्राफ्ट। देयर वर सीरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। अब ये एक बहुत ज़्यादा टाइम का मसला था, और इसके अलावा जो जेट इंजन था जो अप्लाई किया गया था सिविल एयरक्राफ्ट के लिए, ये सिर्फ उसके टाइम की बात थी, और यहाँ पर एक सीरियस इशू था इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स का। द मैकेनिकल स्ट्रेसेस ऑन an airliner traveling at 800 kilometers an hour are about 3 times as great as those one traveling at 480 kilometers an hour। अब जो मैकेनिकल स्ट्रेस होती है एयरलाइनर की, उसकी ज़्यादा होती है जो 800 किलोमीटर एक आवर में डिस्टेंस कवर कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू उस एयरलाइनर की जो 480 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है एक घंटे में। बट द प्रॉब्लम्स हैव बीन ओवरकम एंड नाउ द होल वर्ल्ड इज़ स्पेंट बाय लार्ज एयरलाइनर कैरिंग पैसेंजर्स in great comfort and safety at a speed of up to 16 kilometers a minute। अब जो है ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं और सेफली
एक जगह से दूसरी जगह रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, और स्पीड 16 किलोमीटर्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 16 किलोमीटर्स कवर कर सकते हैं। The next great problem is to design airliners which will travel above the speed of sound about 1160 kilometers an hour। अब जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी वो एयरलाइनर्स को डिज़ाइन करना था जो ट्रैवल कर सकें स्पीड ऑफ साउंड के साथ about 1160 kilometers एक घंटे में। When an aeroplane flies at the speed of sound, it hits the waves of densely compressed air set up by its own flight. Very great strains are then imposed upon its structure. The designers of military aircraft have solved this problem of the sound barrier। अब जो स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर सकें, मतलब इसकी वजह क्या थी कि स्पीड ऑफ साउंड के साथ मूव करें, वो इसलिए ताकि इतना ज़्यादा जो एयर प्रेशर है उसको बैलेंस कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो ऐसी होनी चाहिए। और जो मिलिट्री डिज़ाइनर्स थे उन्होंने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी कि साउंड बैरियर को ख़त्म कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा साउंड जो एयर का है तो उसको नेग्लिजिबल कर दिया, कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। The modern fighter has a top speed of over 2400 kilometers an hour, and experimental aircraft have reached speeds of well over 4800 kilometers an hour। अब जो मॉडर्न फाइटर हैं उनके पास सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, 2400 किलोमीटर्स एक घंटे में कवर कर रहे होते हैं डिस्टेंस। और जो एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट हैं उनकी स्पीड तकरीबन 4800 किलोमीटर्स एक घंटे में, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल हैं। To build a large airliner which will be powerful and strong enough to attain such speed safely and also sufficiently economically in operation to carry passengers at reasonable rates, this will demand engineering skill of the highest order। अब इतनी स्पीड पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करना और सेफली एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स को ले जाना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई इंजीनियरिंग स्किल्स की डिमांड है। बट द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड undoubtedly have the necessary skill and unreal as it may now seem। लेकिन जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं दुनिया की, उनके पास जितने भी नेसेसरी स्किल्स हैं वो नज़र आते हैं। There is little doubt that less than 20 years from now, perhaps less than 10, travelers will take for granted speeds approaching 3200 kilometers an hour। लेकिन एक चीज़ है, हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा डाउट है कि तकरीबन 10 साल हो चुके हैं ट्रैवलर्स को, तो ये जो स्पीड है अप्रोच करने की 3200 किलोमीटर्स एन आवर, तो इस स्पीड को लोग बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड स्पीड समझते हैं। बस यही एक छोटा सा डाउट है, बाकी सब चीज़ें शो करवाती हैं नेसेसरी स्किल्स जो कि होने चाहिए एक एयरलाइनर में। So this is all about chapter number 6, air travel. Thank you so much.